सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो अभी करंट सिचुएशन इसराइल और सीरिया का है, उस पे आज हमारा डिस्कशन होगा। तो आप जैसे जानते हैं कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया है दमास्कस के हेडक्वार्टर्स, डिफेंस हेडक्वार्टर्स पे और फॉरेन मिनिस्ट्री के बिल्डिंग पे। तो क्या सिचुएशन इवॉल्व हो रहा है? सबसे पहले हमें तो जानना चाहिए कि ये सिचुएशन राइज कैसे हुआ। सी, देयर इज़ ए कम्युनिटी जो जैसे द्रुज़ कहते हैं, वो सीरिया का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 3% ऑफ पॉपुलेशन है। और ये साउथ वेस्ट सीरिया में लोकेटेड है, साउथ वेस्ट सीरिया में ये लोकेटेड है। ये जो कम्युनिटी है साउथ वेस्ट सीरिया में। और अगर मैं आपको द्रुज़ के बारे में थोड़ा और जानकारी दूं तो द्रुज़ जो है वो एक सेक्ट है मुस्लिम का, जो सम स्पेशलाइज्ड फेथ रखते हैं, स्पेशलाइज्ड फेथ रखते हैं। और ये आप इतना जान लीजिए कि ये एक मुस्लिम का बस सेक्ट है और कुछ नहीं है। और जो ये टोटल सारा सिचुएशन राइज हुआ वो एक बिटवीन ट्राइब्स और द्रुज़ के बीच में हुआ। तो ये सिचुएशन स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब आप लोग बोलोगे कि जिसे तिल का तार बनना कहते हैं, वो वही हुआ है अभी सीरिया में। सिचुएशन ऐसे एस्केलेट हुआ, बेदुइन ट्राइब्स जो हैं इन्होंने कुछ चेक पॉइंट्स बनाए और उस चेक पॉइंट्स पे इन्होंने एक द्रुज़ को धर लिया और उनके साथ रॉबरी कर दिया, एक द्रुज़ मैन के साथ। अब फिर क्या हुआ? इन टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स। अब तुमने कुछ किया तो मैं चुप थोड़ी बैठूंगा। तो टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि द्रुज़ कम्युनिटी वालों ने भी पकड़ा एक बेडुइन ट्राइब को के आदमी को और किडनैप किया उसको पहले और फिर कांड कर दिया। तो यहाँ से फिर सारा सिचुएशन एस्केलेट होना स्टार्ट हुआ और एस्केलेट होते होते मतलब आप देख सकते हैं आज की कहाँ तक पहुँच गया। तो ये जो सिचुएशन है, तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि सीरियन आर्मी ने अपने ट्रूप्स भेजे टुवर्ड्स साउथ वेस्ट सीरिया की तरफ अपने ट्रूप्स भेजे। और ये ट्रूप जब उधर गए तो इसमें दो पर्सपेक्टिव क्रिएट हो गया, इधर और कुछ नहीं हुआ, पर्सपेक्टिव का खेल भी हो गया। सीरियन आर्मी का कहना है कि द्रुज़ कम्युनिटी ने 18 सोल्जर्स को मार दिया। वहीं पर जो इज़राइल में जो द्रुज़ कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनका एक अलग स्टैंड है। उन्होंने कहा कि सीरियन आर्मी जो है दे आर मतलब थ्रेटनिंग टू द द्रुज़ कम्युनिटी और families are being wiped out, girls being raped and children's being murdered। तो इसराइल की द्रुज़ कम्युनिटी ने प्रेशर बनाया नेतन्याहू पे, जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर भी हैं इसराइल के, और फिर इसराइल ने स्ट्राइक लॉन्च कर दिया। इसराइल तो भाई उसको तो बहाना, मतलब आप क्या ही बोल सकते हैं, ठोको वाला स्थिति है। तो आप अगर मैं जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे लोकेटेड है स्वेडा, जहाँ पर ये सारा सिचुएशन क्रिएट हुआ, ये स्वेडा है। और मैं अगर आपका इसका रेफरेंस दूँ तो सिर्फ ये एक कंट्री से बॉन्डेड है। इसका जो बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री सिर्फ एक कंट्री के साथ लगता है, जस्ट फॉर योर फ्रेंड्स, जॉर्डन के साथ। और यहाँ पर गोलन हाइट्स हैं। तो यहाँ ये जो एरिया है वो द्रुज़ पॉपुलेशन का अच्छा खासा एरिया है। और इज़राइल जो है वो हमेशा रीअफर्म करते रहा है कि वो द्रुज़ कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इज़राइल में भी ऑलमोस्ट इज़राइल के टोटल पॉपुलेशन का 1.5% जो पॉपुलेशन है उसका कंपोनेंट द्रुज़ कम्युनिटी भी है। तो बस जैसे ही ये सिचुएशन हुआ और इज़राइल के जो द्रुज़ कम्युनिटी के लीडर्स थे उन्होंने नेतन्याहू को प्रेशर बना दिया। अब फिर इस प्रेशर के बाद क्या हुआ कि इज़राइल ने दमास्कस पे मिसाइल लॉन्च कर दिया।
तो इधर पूरा सिचुएशन एस्केलेटेड हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टारगेटिंग सीरियन मिलिट्री हेडक्वार्टर एंड डिफेंस मिनिस्ट्री नियर द प्रेसिडेंशियल पैलेस। और कैसे कर लेते हैं यार ये लोग, मतलब सही में बताऊँ तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम, वी नीड टू लर्न। मतलब ऐसा, मतलब इनके लिए आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, and by the way these are important articles from the current perspective. Article 51 talks about to defend a sovereign nation against the external threat, and article 3-4 talks about the de-escalation process. So अब इसराइल का तो आप कहना जान ही रहे हैं। इसराइल claimed that deterring Damascus forces from advancing into the Druze areas. Israel positioned itself as a protector of Druze, including those in the Golan Heights. उसे तो वही बात है कि इसराइल तो भाई अपना बोल रहा है कि मैं तो प्रोटेक्टर हूँ ड्रूज कम्युनिटी का और मैं वो करूँगा। और यहाँ पर मतलब ड्रामा बन के रह गया है यूनाइटेड नेशन, और कुछ नहीं। मतलब इससे बड़ा मतलब पेनफुल जो यूनाइटेड नेशंस के जो स्थापक थे उन लोगों के लिए हो ही नहीं सकता है, जो जिनकी मतलब यूनाइटेड नेशन का अब रोल ही खत्म हुआ। किसी के अंदर कोई डर नहीं, यूनाइटेड नेशन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वेदर इट इज़ रसिया, वेदर इज़ इसराइल, वेदर इज़ अजरबैजान। तो मतलब एक सिर्फ एक साइम्बॉलिक गेस्चर की तरफ बन के रह गया है जनरल यूनाइटेड नेशन, और कुछ नहीं है, साइम्बॉलिक गेस्चर है यूनाइटेड नेशन। इसलिए इंडिया बार बार रीअफर्म करता है जो यूनाइटेड नेशंस में ओवरऑल चेंजेस के बारे में। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है? अब ट्रम्प को तो ऐसा लग रहा है कि जो अभी उसको जो बीमारी हुआ है, उस बीमारी का जो क्या तो उसको जो उसका वेन कंडीशन अभी हुआ है, वो वेन कंडीशन ही लग रहा है इसी टेंशन के कारण हो गया है जो अभी इसराइल ने कर दिया। क्योंकि अब ट्रम्प तो नोबेल पीस प्राइज़ के पीछे पड़े हुए हैं। अब इनको लग रहा है मैं कितना लड़ाई सुलझा दूँ। हर दिन एक नया कांड कर रहा है इसराइल, हर दिन एक नया कांड। तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया है इसराइल का जो यूनिलैटरल एक्शंस होता है, और इसराइल को ये सब से कोई मतलब नहीं है। इसराइल अपना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है, और इसराइल को इससे ज़्यादा और कोई मतलब नहीं है। रीजनल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, सीरिया, लेबनान, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल्स, और जो चाइना ने भी कंडेम किया है इस स्ट्राइक को। और तो इन लोगों का ना कि सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं करना चाहिए, बट चाइना सेइंग दिस बिट हिपोक्रेटिक। बिट हिपोक्रेटिक। तो ठीक है, कुछ कहना है तो कह ही दे रहे हैं। रिस्क ऑफ एस्केलेशन, हाँ ये तो रिस्क बना हुआ है। हाई लेवल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कुड इंटेंसिफाई। ईरान हिजबुल्लाह फ्रंट, फिर से ईरान हिजबुल्लाह जो है वो एक्टिव हो सकते हैं अगेंस्ट इसराइल। तो जो अभी रिसेंट टेंशंस डाउन हुए, और मैं आपको बताऊं ईरान के साथ टेंशंस डाउन नहीं हुए हैं। द सिचुएशन इज सीज फायर, बट कभी भी ख़त्म हो सकता है ये सिचुएशन। तो ईरान हिजबुल्लाह का एंट्री इस वॉर में अगर ऐसे ही इसराइल टारगेट करते रह गया डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, तो ज़रूर एंट्री होगी। वे हैड सीरिया बी लाइक टू यूएन, करिए मीटिंग अलवा मीटिंग। यही मतलब यूनाइटेड नेशन के रोल का तो मतलब किसी को भी कुछ कह पाना मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। वेरी डिफ़िकल्ट टू से व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन, especially General Assembly and Security Council in this contemporary world. They have just become a spectator. So चलिए बात कर लेते वे हेड क्या है। पुश फॉर डी एस्केलेशन, ठीक है, वही डी एस्केलेशन वाला जो ड्रामा होता है। डिप्लोमेसी वाया यूएस टर्की मेडिएशन। एडवोकेट फॉर इंटरनेशनल ओवरसाइट ऑन सिविलियन प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंटिंग सेक्टेरियन मार्जिनलाइजेशन। तो ठीक है, क्या प्रेशर बनता है, क्या कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट डिप्लोमेटिक स्टैंड्स लिए जा रहे हैं।
लेकिन देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ईरान ईरान अभी एकदम ऐसा इस सिचुएशन में है कि किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। वो अभी किसी से भी लड़ जाएगा। ईरान तैयार बैठा है कि आप बहाना दे दो मिडिल ईस्ट में, मैं लड़ जाऊँगा। और ये बहाना ईरान के मन में एक ही बात चल रहा है, ये बहाना बार-बार इज़राइल कि मुझे बहाना दे दो, मैं लड़ जाऊँगा। तो क्योंकि उसके मन में एक ही कंट्री चल रहा है, वो है ईरान, कि कैसे भी किसी भी कंट्री से लड़ जाओ मिडिल ईस्ट में, ईरान की एंट्री करवाओ, ईरान को ठोको। क्योंकि ईरान का चल रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ये इज़राइल को थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब ये इज़राइल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है कि ईरान बीइंग अ न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट। तो फिर देखते हैं अभी क्या हो सकता है मिडिल ईस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ you like this video, then please do like, share and subscribe. Thank you.